अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर हेल्थ के हवाले से अहम डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ लेकर आती हूँ, तो आज भी मैं इसी तरह की एक माहिर डॉक्टर के पास मौजूद हूँ और हम बड़े ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, जो देखने में तो बहुत कॉमन है लेकिन लोग उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, खुसूसी तौर पे ख़वातीन। और ये मसला भी ख़वातीन के लिए है, तो लिहाजा हमारा आज का इंटरव्यू जो है ख़वातीन के लिए बहुत अहम है, तो इसको लाजमी देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। तो मेरे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मदीहा ज़ीशान साहिबा, जो माहिर गायनाकोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा जो है ये किश्वर सुल्ताना हॉस्पिटल गायनी डिपार्टमेंट की हेड भी हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और गायनी के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात भी करेंगे और ख़ास तौर पर जो है इंड्यूस अबॉर्शंस जो हैं, जो ख़वातीन बिला वजह से आकर अपनी डीएनसी करवा लेती हैं, या जिसको दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि हमल ज़ाया करा देती हैं, हमल गिरा देती हैं, और इसके क्या नुकसानात होते हैं और ये क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और क्यों इस तरह से किया जा रहा है, इसके हवाले से डॉक्टर साहिबा से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम आपके और आपके पेशेंट्स के दरमियान हाइल हो गए, लेकिन हम आपके ना 10 मिनट लेंगे, और चूँकि आपके पास माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इतना इल्म दिया है और आपकी गुफ्तगू बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है और ये हमारे देखने वालों तक के लिए भी बहुत ज़रूरी है पहुंचाना। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर हम अगली बात करते हैं। जी, मैं डॉक्टर मदीहा ज़ीशान हूँ, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और मैं किश्वर सुल्ताना हॉस्पिटल में 10 ईयर्स से गायनी डिपार्टमेंट को हेड कर रही हूँ। इसके अलावा हम मेरी जो एनजीओ बनाई है उसकी मैं फाउंडर और प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मरियम ज़ीशान फाउंडेशन की। और जो हमने कॉलेज बनाया किश्वर सुल्ताना कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, उसकी मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। माशाल्लाह। कि आपकी एनजीओ क्या है और वो किस तरह से काम कर रही है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? जी, हम ना किश्वर सुल्ताना हॉस्पिटल में लोगों को काफ़ी अरसे से हेल्थ के हवाले से फैसिलिटेट कर रहे थे और उसका जो है ना प्रॉपर कोई एक सिस्टम नहीं था, लेकिन हम अपनी तरफ से हर लिहाज से फैसिलिटेट कर रहे थे। 1 साल पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को फैसिलिटेट तो कर ही रहे हैं, हम एक डोनेशन कर ही रहे हैं, तो क्यों ना उसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए। बिल्कुल, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी हवाले से हमने फिर मरियम ज़ीशान होप सेंटर की इनॉग्रेशन की, जिसके थ्रू हम किश्वर सुल्ताना हॉस्पिटल की ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं उनकी ओपीडी, मेडिसन, उनके टेस्ट, उनके प्रोसीजर फ्री करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले महीने से अप्रैल से हमने डायलिसिस भी फ्री करना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने बाहर पढ़ा भी है। और हमारा अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमने पेशेंट्स की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी डोनेशन के थ्रू फ्री करनी है इंशाल्लाह। जी, माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको और अजर दे। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? मतलब इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको भी फिर देख लेते हैं कि, या पहले से आपके पास जो ज़ेरे इलाज मरीज होते हैं फिर आप उन्हीं को करते हैं? नहीं, इसमें ये होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें खुद वो बताते हैं कि हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम प्रोसीजर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम बाकायदा उनका एक इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। उनका आईडी कार्ड चेक करते हैं, एक प्रॉपर एक इवैल्यूएशन का सिस्टम होता है जिसमें से वो गुजरते हैं। उसके बाद अगर हमें वो लगता है कि वो डिजर्विंग हैं तो हम फिर उनको डोनेशन में ऐड कर लेते हैं। जिस तरह अगर कोई डायलिसिस का पेशेंट है तो हम उनकी एक प्रॉपर फाइल बनाते हैं जिसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी रिपोर्ट सब ऐड की जाती हैं। उसके बाद हमारी मरियम ज़ीशान होप सेंटर की एक टीम है जो ये इवेल्युएट करती है कि ये जो पेशेंट हैं ये वाकई डायलिसिस के लिए, फ्री डायलिसिस के लिए डिजर्विंग है, तो हम उनकी फाइल बना देते हैं, उनका अप्रूवल हो जाता है, उनको फॉर्म नंबर मिल जाता है और उसके बाद उनका डायलिसिस फ्री होता रहेगा। वो जब भी आएंगे उनका डायलिसिस फ्री होगा। जी डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से आपके हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फलाही काम हो रहे हैं और मैं बाहर पेशेंट्स को भी देख रही थी और बग़ैर किसी तफरीक के आपके जो स्टाफ है वो उनको सहूलियात भी मैसर आ रही हैं और इलाज भी हो रहा है। तो ये एक वाकई में बहुत अच्छा कार्य खैर है, अल्लाह पाक आपको इसमें और मज़ीद इस्तकामत दे। तो अब हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं आपके कॉलेज का। तो आपका कॉलेज बेसिकली कब आगाज़ हो रहा है, उसमें एडमिशन्स का क्या तरीक़ाकार है, और क्या फिर उसमें बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप या फ़ी कंसेशन वगैरह भी, समझ लें कि हमारे देखने वाले अगर उसमें आ रहे हैं
तो उसी तवज्जो से आपके पास अगर कोई एडमिशन आ जाए तो? जी, हमने जो है ना किश्वर सुल्ताना कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज की इनॉग्रेशन कर दिया, उसका आगाज़ हो चुका है, पीएमएफ से हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिप्लोमास करवा रहे हैं। उसमें कार्डियक टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, एंडोस्कोपिक टेक्नीशियन है, डिस्पेंसर है, रेडियोग्राफर है, लैब टेक्नीशियन है। इन डिप्लोमास में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के मैट्रिक और एफएससी में 45% ऑफ नंबर होने चाहिए। और उसका तरीकाकार यही है कि वो कॉलेज में आएँ, अपना रिजल्ट कार्ड लेके आएँ और उनके एडमिशन फॉर्म लें, अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करें, डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जमा करा दें तो उनका एडमिशन हो जाता है। पीएमएफ से हम उनकी फिर बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आजकल हम एडमिशन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। जब हमारी सीट्स फिल हो गई तो फिर हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। अच्छा। और बाकी ये है कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हमें लगता है कि वाकई ही डिजर्विंग हैं, तो हम मरियम ज़ीशान होप सेंटर के थ्रू उनका जो है ना फ्री एडमिशन भी कर रहे हैं और उनको फ्री जो है एजुकेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है इसका दो ही पर्पस हैं, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। ठीक है। दूसरा अभी आपने जिक्र किया एफएससी का, तो क्या मतलब बहुत सारे बच्चे आर्ट्स में मैट्रिक कर लेते हैं और आगे कुछ फाइनेंशियल हालात की वजह से नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ हुनर सीखना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल। जो आर्ट्स, जिन्होंने मैट्रिक आर्ट्स में किया ना, उनके 50% नंबर होने चाहिए। और अगर उन्होंने साइंस के साथ मैट्रिक किया है तो उनके 45% नंबर होने चाहिए। जी नाजरीन, आपने देखा कि आपके बच्चों के लिए माशाल्लाह से कितनी सुनहरी मौका फराहम किया जा रहा है। अभी जैसे मैट्रिक के बच्चों के पेपर हो रहे हैं, उसके बाद बच्चे फ्री हैं, तो अगर वो आगे फील्ड में आप आगे नहीं पढ़ना चाहते तो उनके पास हुनर सीखने के लिए, ख़ास तौर पे मेडिकल की फील्ड में आने के लिए बेहतरीन मौका है। आप ज़रूर होप एनजीओ के तहत किश्वर सुल्ताना हॉस्पिटल के थ्रू या किश्वर सुल्ताना कॉलेज के ज़रिए भी आप एडमिशन करा सकते हैं। तो जी डॉक्टर साहबा, अब हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो जो हमारा एक मुद्दा था जिस पे हमने बात करनी थी, हम बात करते हैं गायनी के हवाले से, गायनी के मसाइल के हवाले से। तो जिस तरह से मैंने आगाज़ में बात किया कि एक तो होता है बांझपन। बांझपन मतलब नहीं, लोग जो है अपनी औलाद के लिए कोशिश करते हैं, औलाद अल्लाह पाक के हाथ में होती है। तो एक तो वो होता है कि औलाद ना होना, ये तो एक मसला है कॉमन। लेकिन जिनको अल्लाह ताला दे रहा है और वो कहते हैं कि जी हमें नहीं चाहिए, तो वो फिर आके आपके पास आते हैं, या आप कितना मतलब कितने % इस तरह के पेशेंट्स आपको देखने में मिलते हैं? देखिए मिसालिए, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव सा टॉपिक है। मैं सोचती हूँ कि लोग इस बारे में सोचते क्यों नहीं है। बिल्कुल। असल में बात ये कि इंड्यूस अबॉर्शन को ना लोगों ने बहुत ही आम सी बात समझ ली है कि चलें कोई बात नहीं, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अभी बच्चा तो नहीं बना होगा ना, तो हम गोलियां खा लेते हैं, ब्लीडिंग हो जाएगी ना। मतलब उनको ये लगता है कि ये बिल्कुल आम सी बात है ना। बिल्कुल। हालांकि जब आप कंसीव करते हैं ना, जब आपको हमल ठहरता है तो उसके 7वें डे पे, 7वें दिन पे ही बच्चे की हार्ट बीट बन जाती है। जो हमारी आंख है ना, वो उस हार्ट बीट को 6 वीक्स पे जाके देखती है। अच्छा, ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चे में तो जान 3 माह बाद पड़ती है या 4 माह बाद पड़ती है, ये चीज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप कंसीव कर लेती हैं और जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तब तक बेबी की हार्ट बीट बन चुकी होती है। बेबी का जो हार्ट है वो बीट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इंसानी आंख है वो लिमिटेड है ना। बिल्कुल। हमारी इंसानी आंख उसको तब देख सकती है जब बेबी 6 वीक्स का हो जाता है, ठीक है। और मैं जब ओपीडी कर रही होती हूँ तो हमारी ओपीडी में अगर मैंने 100 पेशेंट देखे हैं तो उसमें से जो है ना 10 पेशेंट सिर्फ इसी वजह से आते हैं, वो कहते हैं कि हम हमारा अबॉर्शन करते हैं, हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, या हमारा बच्चा अभी छोटा है, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे से ये गलती से हो गया है, अब हम क्या करें। अब हम गोलियां खा चुके हैं, क्योंकि ये जो गोलियां होती हैं हमारे पाकिस्तान में तो बड़ी कॉमन है, आम मिल जाती हैं। हर बंदे को पता है कि अच्छा अगर आपको अबॉर्शन है, आपने अबॉर्शन कराना है तो आपने ये वाली टैबलेट्स खानी है। तो पेशेंट मेरे पास ऑलरेडी टैबलेट खा के आई हुई होती है, कि हम टैबलेट्स खा के आ चुके हैं, अब हम ब्लीडिंग नहीं हुई है, अब हम आगे क्या करें। तो मुझे जब मैं उनकी ये बातें सुनती हूँ, और उसी में से ही उसी ओपीडी में ही जब मैं वो देख रही होती हूँ कि मेरे पास 20 पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ आ रही हैं, कि अगर मेरे पास एक पेशेंट अबॉर्शन के लिए आ रही है और उससे पहले वाली पेशेंट इनफर्टिलिटी के लिए आ रही होती है, तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि देखें वो पेशेंट, उसे बच्चे चाहिए,
हाँ। और जो दूसरी पेशेंट आ रही है उसे बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे नहीं चाहिए, सही बात है। कैसा अल्लाह पे मतलब एक अल्लाह ताला की एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और आप उसमें तफरीक पैदा करें। हाँ, और आप उसमें फर्क पैदा कर रहे हैं, आप अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं, नाशुक्री कर रहे हैं, अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं ना, उसमें आपका नुकसान ही होता है। देखिए, एक रिसर्च हुई है WHO की तरफ से, पाकिस्तान में जो मैटरनल मोर्टेलिटी की नंबर 1 कॉज है ना, वो है ब्लीडिंग होना। डिलीवरी के फौरन बाद सबसे ब्लीडिंग जब ज्यादा हो जाती है तो उससे सबसे ज्यादा औरतें मरती हैं पाकिस्तान में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और दूसरा जो नंबर है वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन एक सबसे बड़ी रीजन है मैटरनल मोर्टेलिटी की। मैं अपने 15 साल के जो एक टेन्योर है उसमें मल्टीपल पेशेंट्स देख चुकी हूँ जो कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन के चक्कर में उस कॉम्प्लिकेट हो गई, सेप्टिसीमिया हो गया, ब्लीडिंग हो गई, यूट्रस रप्चर हो गई और उसके साथ वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में ये भी आता है कि आजकल तो सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, तो एक उनका फ़ायदा भी है, एक उनका नुकसान भी है। जिस तरह से लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं ना, इस तरह से ख़वातीन भी अपने ऊपर कह लें कि सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर लेती हैं कि डेज ऊपर हो गए, पीरियड्स आने की, पीरियड्स नहीं आए, डेट ऊपर हो गई है, तो खुद ही उन्होंने अज्यूम कर लिया। और यहाँ तक कि कई ख़वातीन तो ऐसी होती हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसी चेक भी नहीं कराती। हाँ जी। कि वो बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी और वजह से उनके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, किसी और वजह से हो रहे हैं या कुछ है, वो फौरन से पहले ही वो टैबलेट्स खा लेती हैं, क्योंकि वो टैबलेट्स बहुत सस्ती हैं और टैबलेट्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। किसी भी आप क्वैक पे पास चले जाएं, LHV के पास चले जाएं, स्टाफ के पास चले जाएं, इवन के आप फार्मेसी पे भी चले जाएं ना, वो भी आपको दे देगा। अच्छा जी, मुझे दिन ऊपर हो गए हैं, टैबलेट्स दे देना, वो आपको टैबलेट्स दे देगा कि आप ये खा लें, ब्रीकी टैबलेट ना, और आपको ब्लीडिंग हो जाएगी ना। और कुछ ख़वातीन तो घर में टोटके भी शुरू कर देती हैं कि ये बना के खा लो, ये बना के खा लो, तो वो भी उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक चीज हो गई कि लोग मेजोरिटी आ जाती हैं इस चीज को। कई लोग समझते बूझते भी जानबूझ के कहते हैं कि जी हमारा अबॉर्शन कर दें। कई लोग फाइनेंशियल हालात के भी उसमें भी करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस तरह से अबॉर्शन करा देना वो कितने % नुकसानदेह है, या वो जो वो टैबलेट्स ले रही होती हैं उनकी भी तो एक लिमिट होगी ना कि आप इतनी लिमिट के अंदर खानी है। जब हमने किसी पेशेंट का मेडिकली इंडिकेटेड हो ना कि इस पेशेंट का अबॉर्शन करना है, किसी भी रीजन से, कोई बेबी की रीजन हो, कोई मदर की रीजन हो या दोनों की कोई रीजन हो, तो जब हम मेडिकली इंडिकेटेड अबॉर्शन भी करते हैं ना, तो उसमें भी एक डोज स्पेसिफिक होती है। जो फिगो ने, जो एक हमारी गाइडलाइंस है, उसने हमें बताई हुई है कि ये डोज हमने फॉलो करनी है, तो हम उसी डोज को फॉलो करते हैं। लेकिन जब पेशेंट इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराते हैं ना, तो वो किसी डोज को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। वो अपनी मर्जी से ले रहे होते हैं, वो फिर एक्स्ट्रा डोज ले लेते हैं। और जब आप एक्स्ट्रा डोज ले लेते हैं तो उसके फिर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपको स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर पेशेंट इस तरह से कर लेते हैं तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और जो ख़वातीन बहुत आम समझती हैं ना इस चीज़ को कि चलो जी दिन ऊपर हो गए हैं तो हम दवाई खा लें, हम गोलियां खा लें तो सर से बला टल जाएगी। ये बला टालने वाली ही बात है मेरी नज़र में। तो इसके क्या नुकसानात हैं और उसकी अलामात क्या होती हैं कि उनको फील हो कि ये हमारे ऊपर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। देखें, जो टैबलेट्स हैं ना, इनकी अगर आप ओवरडोज ले लेती हैं ना, इससे एक तो स्टार्टिंग में आपको नोजिया वॉमिटिंग होगा, लूज मोशन लग जाते हैं, और लूज मोशन भी बहुत स्वेयर वाले होते हैं, वाटरी लूज मोशन होते हैं। उसके अलावा अगर आप के पहले प्रीवियस सिजेरियन है, बाज़ औक़ात सिजेरियन नहीं भी होते और यूट्रस रप्चर हो जाती है, और खुदा ना खास्ता यूट्रस रप्चर हो जाए तो आपके पेट के अंदर ब्लीडिंग इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जब आपके पेट के अंदर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता, जब तक आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंच जाती, जब तक आप बीपी लेस पल्स लेस नहीं हो जाती, तब तक आपको पता नहीं चलता है। मतलब आप रूटीन में और वजाइनल ब्लीडिंग भी हैवी हो सकती है, और मजीद ये है कि आप इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर पीसीज रह सकते हैं, सेप्टिसीमिया अगर हो जाए तो उससे पेशेंट की जान चली जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्ज करें कि अगर किसी की DNC करनी पड़ ही जाती है या पेशेंट करवाते भी हैं, तो उसके लिए क्या सेफ्टी रूल्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए की जाती हैं। देखें, अगर पहली तो बात यह है कि जब भी आपने DNC करानी है ना, कोशिश करें किसी प्रॉपर डॉक्टर से ही कराएं।
ठीक है। और प्रॉपर इंडिकेशन के बाद कराएं कि आपकी जो डीएनसी वाकई ही आपकी होनी चाहिए, तब आप 1 या 2 डॉक्टर से मशवरा करके करें, और प्रॉपर जो एफसीपीएस कंसल्टेंट डॉक्टर होती हैं, गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं, उनसे कराएं। और प्रॉपर जो इसकी डोज होती है उसके अकॉर्डिंगली जब आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, जब वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करती हैं कि ये आपने डोज लेनी है। अगर मेडिसिन से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो आपका मेडिसिन से ट्रीटमेंट करेंगी। अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है, डीएनसी होनी है, सेक्शन इवैक्यूएशन होना है, एमबीए होना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगी। तो बेहतर यही है कि आप जब भी आपके डीएनसी हो, आप तो पहले इंडिकेशन डॉक्टर्स देखेंगी, और अगर इंडिकेटेड है तो फिर प्रॉपर आप किसी डॉक्टर से ही कराएं तो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारा मैंने देखी हैं केसेस ऐसे देखे हैं कि ख़वातीन को ना ये के बाद दीगरे मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है, वो फिर बार बार यही कहती हैं कि हमारा बच्चा छोटा है। तो अगर उन्होंने एक डीएनसी करा लिया है तो दूसरी डीएनसी में कितना फ़र्क होना चाहिए, और आप किस तरह से कितना स्ट्रिक्टली उनको फिर मना कर देती हैं? देखें, अगर किसी के बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं या वो अबॉर्शन खुद करा रही है, तो सबसे पहली तो बात ये है कि पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन करनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि वक्फे के लिए कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि अभी आपको बच्चे नहीं चाहिए, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, या आप वैसे ही अभी बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, तो कॉन्ट्रासेप्शन की मल्टीपल चीज़ें आई हुई हैं, जिनमें टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शन भी हैं, टैबलेट्स ऐसी भी हैं जो बाजू में रखी जाती हैं, टैबलेट्स ऐसी भी हैं जो यूट्रस में रखी जाती हैं। जेडल है, इम्प्लानॉन है, इम्प्लानॉन नेक्स्ट है, मायरीना है, कॉपर टी है, आईयूसीडी है। ये सारी चीजें आप यूज कर सकती हैं जिनके मिनिमल से साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन उनके जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप अबॉर्शन से बचना चाहती हैं तो आप कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ से आएं। देखें, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो ये इदारे बनाए हुए हैं फैमिली प्लानिंग पे, वहाँ पे फ्री कॉन्ट्रासेप्शन होती है। और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहती हैं तो फिर आप किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन वाली चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। ठीक है, और वैसे भी आपकी सेहत से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना। तो आप अगर चाहती हैं, क्योंकि जब एक औरत प्रेगनेंसी करती है ना तो वो पूरा 1 साल जवान हो जाती है। ठीक है, और अगर औरत डीएनसी करवाती है, ठीक है ना, तो वो पूरे 10 साल बूढ़ी हो जाती है, पीछे चली जाती है। ठीक है ना, तो डीएनसी कराना ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर कि आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें और बेबी को डिलीवर करें। ठीक है डॉक्टर भाई, इसके अलावा आप हमारी ख़वातीन को क्या एहतियाती तदाबीर बताएंगी या जिनके ऊपर वो अमल करें, और उसको मद्देनज़र रखते हुए, ताकि इस तरह से गली मोहल्लों में भी लोग क्लिनिक्स पे चले जाते हैं, वो कहते हैं जी नहीं अच्छा चलें कोई बात नहीं है इस तरह का, तो हमारे देखने वालों के लिए कोई अहम पैगाम? मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो ये मैसेज देना चाहूँगी वो यही है कि आप अपने जो कॉन्शियस है ना उसको क्लियर रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे पास पेशेंट आ जाती हैं, एक दिन वो कहती हैं कि अबॉर्शन कराना है, अगले दिन फिर वो पछता रही होती हैं कि हमने क्यों करा लिया। ठीक है, तो आप जो है अपने कॉन्शियस को क्लियर रखें। दूसरी बात ये होती है कि ये जो दुनिया है ना ये बहुत छोटा सा टाइम है। ठीक है ना, अगर हम अगली दुनिया में जब आखिरत में चले जाएंगे ना तो तब हमें ये जो दुनिया ना ऐसे लगेगी जैसे कोई ख्वाब है। ठीक है, आप इस दुनिया में छोटी छोटी जो मुश्किलें आपके ऊपर आती हैं उनके लिए आप अपनी आखिरत ना खराब करें। ठीक है ना, जो बच्चा जाया करना ये बिल्कुल इलीगल है, ये एक कत्ल के बराबर होता है। और माँ से ही तो इंसान चाहता है कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हमें मिले, और अगर एक माँ ही अपने बच्चे को मारना शुरू कर दे तो हम आगे किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना भी नुकसान ना करें, कोशिश करें कि आप सिर्फ ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं से ही मेडिसिन लेके इस्तेमाल करें, और अगर आपका अबॉर्शन मेडिकली इंडिकेटेड है तभी कराएं, अदरवाइज आप अबॉर्शन ना कराएं, बेबी को डिलीवर करें, कोई बात नहीं, हर बच्चा अपना रिस्क खुद लेके आता है। बेशक ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे एक सवाल, चूंकि हम ख़त्म करें तो आपके उसी में से मेरे ज़हन में आया कि जिस तरह से आप बता रही थी कि डीएनसी बार बार करा के जो है यूट्रस वो रप्चर हो जाती है या वो वीक हो जाती है या बारीक हो जाती है, तो फिर उसके फर्दर नुकसानात क्या होते हैं, फिर क्या वो हल तलब होते हैं, उसका फिर इलाज हो सकता है? लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि यूट्रस रप्चर हो जाए तो उसे हमें रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर करने के लिए फिर हमें एब्डोमेन ओपन करके लेप्रोटमी करनी पड़ती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम रिपेयर कर लेते हैं उसमें चांस ये होता है कि नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो या ना हो।
और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर वो यूट्रस इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो हमें वो यूट्रस रिमूव भी करनी पड़ती है। ठीक है ना? तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं। आप इनकी कॉम्प्लिकेशंस को समझें और अपनी सेहत का अपने ख़्याल रखें, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास बच्चे हैं, 1 है, 2 है, आपने उनके पास भी तो रहना है ना, उनको भी तो आपकी ज़रूरत है ना। तो आप जब इलीगल अबॉर्शन की तरफ जाते हैं ना, तो आप अपनी सेहत का सबसे पहले नुकसान करती हैं। आपके हस्बैंड ने तो कह देना है कि ठीक है, जाओ जी गोलियां खा लो, जाओ जी डीएनसी करा लो, आपकी अपनी सेहत का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैं फीमेल को यही कहूंगी कि अपनी सेहत का पहले सोचें, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाए, ठीक है ना, कि पहले अपना सोचें। बिल्कुल ठीक है, बस यही आज का मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का, आपने हमारे देखने वालों के लिए वक्त निकाला और इतनी मुफीद बातें बताई। और ये मैं समझती हूँ कि हर दूसरे घर में ये सारे मामला चल रहे हैं, हर दूसरे घर में किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अल्लाह ताला की नेमत है, हमें इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं और इस चीज़ को बहुत आम समझती हैं और गली मोहल्ले के डॉक्टरों के पास जाके और बहुत थोड़े पैसों में अपनी डीएनसी करा लेती हैं और वो समझती हैं ठीक है, उसके नुकसानात उनको बहुत बाद में महसूस होते हैं और वो बहुत बाद में आना शुरू हो जाते हैं। और ये अपनी जान के साथ खेलने वाली बात होती है। आप एक बच्चे का तो कत्ल कर रहे हैं, आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। और उन डॉक्टर्स को भी थोड़ी सी अल्लाह पाक को चाहिए कि उनको भी हिदायत दें, उनको भी ख्याल होना चाहिए कि चंद पैसों की खातिर आप बच्चों किसी को मिस गाइड मत करें। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो ख़वातीन इन चीज़ों से गुजर रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग चाहते हैं तो जगह जगह इस तरह के सेंटर्स बने हुए हैं, मुस्तनिद डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, आपको हर तरह की रहनुमाई दे सकते हैं। अगर आपको वक्फे के लिए अगर एक चीज़ सूट नहीं कर रही तो उसके 1000 जो तरीके हैं, जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप अमल करके तो अपनी एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डॉक्टर साहबा का जो है इंटरव्यू पसंद आया होगा और ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर अभी तक किसी ने बात नहीं की। और ख़ासतौर पर डॉक्टर्स जो है ना इस तरह के उस पर कम बात करते हैं कि उनको तो होता है कि चलो जी हमारे पास तो पेशेंट आ ही रहे हैं तो हमें तो 4 पैसे मिलने ही मिलने हैं। लेकिन ये एक फलाही काम था, एक फलाही नज़रिए के तहत हमने ये प्रोग्राम किया है और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों को इस से जो है मालूमात मिली होंगी। और इसके अलावा डॉक्टर साहबा ने अपने कॉलेज का जिक्र किया है, तो आपके बच्चे जो इस वक्त फ्री हैं, आगे फ्री होना जा रहे हैं, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप आलिया खान ऑफिशियल के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। तो अगर आपके बच्चे ने मैट्रिक साइंस में या आर्ट्स में किया है तो उसके बाद आप वो आगे कोई महारत हासिल करना चाहता है तो आपके पास जो है ना किश्वर सुल्ताना अलाइड हॉस्पिटल जो है नर्सिंग हॉस्पिटल वो मौजूद है। आपके बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए यहाँ पर तमाम माहिरीन मौजूद हैं, आप यहाँ पर ज़रूर दाखिला लीजिएगा। तो आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।